मॉडर्न सौतेली माँ। एक बार की बात है, भैरवी नाम की प्यारी सी लड़की खुले आसमान के नीचे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। चलो बेटा, जल्दी से उठ जाओ। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। क्या आज मेरा जन्मदिन है माँ? आज आप मुझे क्या उपहार दोगी? मैं अपनी बेटी को एक खास उपहार दूंगी। उठ तो जाओ, आलस मत करो। तभी अचानक चिल्लाने की आवाज उसके कानों पर पड़ी। ये आवाज उसकी सौतेली माँ चित्रलेखा की थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत घमंडी थी। वो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया करती और मॉडर्न ड्रेस पहना करती। सपनों की दुनिया से बाहर आ महारानी, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? क्या हुआ माँ, सुबह हो गई क्या? नहीं, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा। चित्रलेखा अक्सर भैरवी को परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढा करती। भैरवी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती। बदले में उसे जो कुछ भी बचा कुचा खाने को मिलता वो खुद खाती और चिड़ियों को भी खिलाती। उसे चिड़ियों के संग बातें करना बहुत पसंद था। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उसके दयालु स्वभाव के कारण उसे बेहद प्रेम करते थे। सारा दिन व्यस्त रहने के बावजूद काम खत्म करने के बाद हमेशा अपने माता पिता की तस्वीर से बातें करती। एक दिन की बात है, चित्रलेखा आईने के सामने बैठकर मेकअप करते हुए अपने आप से बातें कर रही थी। मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी खूबसूरती देखकर तो परियां भी जल जाएंगी। पता नहीं कब मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आएगा। इतने में वहाँ भैरवी आई। तू यहाँ क्या करने आई है? जाकर अपना काम कर। माँ, सारा काम खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ऐसे कैसे काम खत्म हो गया? अभी तो ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर नदी में धोकर आ। और हाँ, बड़े प्यार से धोना, अगर एक भी कपड़े को नुकसान पहुँचा तो तेरी खैर नहीं। अब जा यहाँ से। भैरवी गंदे कपड़े की गठरी लेकर नदी किनारे जा पहुंची। वो कपड़े धोते धोते मधुर गीत गा रही थी कि तभी अचानक वहां से घोड़े पर सवार गुजर रहे एक युवक ने उसकी आवाज सुनी। अरे वाह, कितनी सुरीली आवाज है, मुझे नजदीक जाकर सुनना चाहिए। कितना सुंदर गीत गा रही है। युवक भैरवी की सुरीली आवाज सुनकर उस पर मोहित हो गया। वो भैरवी के समीप जाकर चुपचाप उसे देखने लगा। जैसे ही वो कपड़े धोकर पीछे मुड़ी, तभी सामने युवक को देखकर चौंक गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारा संगीत सुनकर यहाँ खींचा चला आया। तुम बहुत अच्छा गाती हो। युवक की बात सुन भैरवी सामान्य होते हुए बोली, ओह, तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। हैरानी की बात थी, दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। उन्हें आपस में बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही 1 घंटा बीत गया। अचानक भैरवी को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। अरे नहीं, दोपहर हो गई। मैं तो बातों ही बातों में भूल गई। मुझे चलना चाहिए, नहीं तो सौतेली माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए भैरवी वहाँ से जाने लगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताती जाओ। भैरवी ने अपना नाम नहीं बताया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन वहीं खड़ा युवक उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन के बाद भैरवी उस युवक से कभी नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन भैरवी आंगन की सफाई कर रही थी कि तभी राजा सूर्यभान के कुछ सैनिक वहाँ आए और घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, आज रात राजा सूर्यभान महल में एक पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं। राजा ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आपको पार्टी में आज राजकुमार आदित्य, जो विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं, उन्हें देखने का अवसर मिलेगा। भैरवी ने जब ये खबर सुनी तो उसके मन में राजकुमार आदित्य को देखने की इच्छा जागी। मैं भी राजकुमार आदित्य से मिलने महल जाऊंगी। पहले फटाफट से घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ। काम खत्म कर भैरवी सौतेली माँ चित्रलेखा के कमरे में गई और बोली, माँ, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। चित्रलेखा सुबह से ही पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। वो भैरवी की बात सुनते ही कुछ सोचते हुए बोली, क्या कहा? तुझे पार्टी में जाना है? लेकिन पार्टी में जाने से पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद ही तुम पार्टी में जा सकती हो। जल्दी बताओ, मुझे कौन सा काम करना है? मैं फटाफट से कर देती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, सब्र करो, मैं अभी आई।
ये कहते हुए चित्रलेखा मुस्कुराते हुए रसोई में गई। फिर थोड़ी देर बाद वो 2 बर्तन लेकर बाहर आई। एक बर्तन चावलों से भरा हुआ था और दूसरा दाल से। उसने एक एक कर दोनों बर्तनों में रखा हुआ चावल और दाल जमीन पर एक साथ गिरा दिया। जब तक तुम चावल और दाल को अलग अलग नहीं कर लेती तब तक तुम पार्टी में नहीं जा सकती हो। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने इन दोनों को छांट कर अलग अलग नहीं किया तो आज तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अब देख क्या रही हो, जल्दी से काम पर लग जाओ। भैरवी ने जमीन पर गिरे चावल और दालों के दानों को देख रो पड़ी। वहीं चित्रलेखा ने पार्टी में जाने के लिए बेहद ही मॉडर्न ड्रेस पहना और मेकअप कर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। देखती हूँ कैसे महारानी पार्टी में जाती है। पार्टी खत्म हो जाएगी तब भी ये चावल और दाल को अलग नहीं कर पाएगी। चलो जल्दी से जाने की तैयारी करती हूँ, पार्टी शुरू होने वाली होगी। राजकुमार मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो जाएगा। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। चित्रलेखा इतराते हुए महल जाने के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर भैरवी उदास बैठी थी। तभी एक नन्ही सी चिड़िया उसके पास आई, जिसे वो अक्सर अपने हिस्से का खाना खिलाती थी। चिड़िया को देख भैरवी उससे बोली, ओ मेरी प्यारी चिड़िया, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे इतना मुश्किल काम दिया है कि मैं सुबह होने तक भी ये काम खत्म नहीं कर पाऊंगी। भैरवी की बात सुन नन्ही चिड़िया उड़ गई। थोड़ी देर बाद नन्ही चिड़िया अपने साथ बाकी चिड़ियों को भी लेकर आई। सब चिड़ियों ने मिलकर दाल और चावल अलग अलग करने में भैरवी की मदद की। बस कुछ ही पल में दाल और चावल छटकर अलग हो गए। ये देख भैरवी खुश होते हुए बोली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पार्टी में जा सकती हूँ, पर मेरे पास तो एक भी सुंदर गाउन नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? भैरवी ये सोच ही रही थी कि तभी नन्ही चिड़िया बोली, भैरवी तुम चिंता मत करो, तुम पार्टी में जरूर जाओगी। तुम बोल सकती हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है, पार्टी शुरू होने वाली है। जाकर अपनी अलमारी में देखो, तुम्हारे लिए हम चिड़ियों की तरफ से वहाँ तोहफा रखा है। भैरवी तुरंत अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ बहुत ही सुंदर गाउन रखा हुआ था। भैरवी अब तुम जल्दी से ये गाउन पहन लो, समय बहुत कम है। भैरवी ने तुरंत ही वो गाउन पहना। गाउन पहनती ही वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और महल जाने के लिए निकल गई। कुछ समय बाद वो महल के द्वार पहुंची। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। भैरवी की सौतेली माँ चित्रलेखा भी पार्टी में मौजूद थी। उसने भैरवी को शक की निगाहों से देखा। ये लड़की को जानी पहचानी लग रही है। खैर जो कोई भी है, मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। इतना कहकर चित्रलेखा राजकुमार आदित्य के पास गई। ओ मेरे प्यारे राजकुमार, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? माफ कीजिए, मेरी इच्छा नहीं है। आपके सामने इतनी खूबसूरत महिला खड़ी है, आप कैसे मना कर सकती हैं? आपको किसने कहा आप खूबसूरत है? जाइए यहाँ से। अपना अपमान होता देख चित्रकला पैर पटककर दूर हो गई। पार्टी में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी, लेकिन राजकुमार आदित्य ने किसी से बात तक नहीं की। पर जैसे ही उसने भैरवी को देखा तो वो उसकी तरफ खींचा चला गया और मुस्कुराते हुए अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी राजकुमारी? राजकुमार को देखती ही भैरवी हैरानी से बोली, अरे आप तो वही है ना जो मुझे कुछ दिन पहले नदी किनारे मिले थे? ओह, क्या आप वही लड़की है? आप सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो। कितने दिनों बाद मिली हो। चलो साथ में डांस करते हैं। दोनों ने काफी देर तक एक साथ डांस किया। चित्रलेखा उन दोनों को इतना करीब देख ईर्ष्या से जल उठी। दोनों आपस में इतना खो गई कि उन्हें समय का ध्यान तक नहीं रहा। फिर अचानक भैरवी को अपनी सौतेली माँ चित्रलेखा का ख्याल आया। ओह, मुझे पार्टी खत्म होने से पहले घर लौटना होगा। सौतेली माँ को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। भैरवी राजकुमार आदित्य का साथ बीच में ही छोड़ जाने लगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी देर और रुक जाओ। माफ करना राजकुमार, पर मुझे जाना होगा। ये कहते हुए भैरवी हड़बड़ी में हॉल से बाहर निकली और अपनी सौतेली माँ के पहुँचने से पहले घर पहुँच गई। उसके बाद फटाफट से गाउन को छुपाकर अलमारी में रख दिया और फटे पुराने कपड़े पहनकर काम करने लगी। जब चित्रलेखा घर लौटी वो भैरवी के पास गई। क्या तुमने अभी तक मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं किया? मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया है, वो देखो। इसने इतना मुश्किल काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है। चित्रलेखा भैरवी के कमरे की तलाशी करने लगी। तब उसे अलमारी में वही गाउन मिला जो उसने महल में उस लड़की को पहने हुए देखा था।
अच्छा, तो ये कमबख्त मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है और राजकुमार से शादी करने का सपना देख रही है। राजकुमार मेरा नहीं हो पाया तो मैं राजकुमार को किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इसे तो मैं रास्ते से हटा कर रहूंगी। अपने बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए चित्रलेखा ने एक षड्यंत्र रचा और भैरवी को अपने साथ एक सुनसान पहाड़ी पर ले गई। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ताकि मैं तुझे गहरी नींद सुला सकूं। मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए राजकुमार तुझसे शादी करे। अब तुझे मरना होगा। ये कहते हुए चित्रलेखा भैरवी को पहाड़ी से नीचे धक्का ही देने वाली थी कि तभी वहाँ चिड़ियों का झुंड आ गया और चित्रलेखा पर हमला करने लगी। आह, दूर जाओ, ये कमबख्त चिड़िया मुझे चोंच क्यों मार रही है? कोई बचाओ मुझे इनसे। लेकिन चिड़िया ने चित्रलेखा पर हमला जारी रखा। कहते हैं ना, बुरे करने का अंत बुरा होता है। वही चित्रलेखा के साथ हुआ। चिड़िया के हमले से अपने आप को बचाते बचाते अचानक उसका पैर फिसला और पहाड़ी से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। इस तरह भैरवी को सौतेली माँ के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। वहीं राजकुमार आदित्य ने भैरवी से अपने दिल की बात कही और शादी का प्रस्ताव रखा। भैरवी ने खुशी खुशी हामी भरी। फिर बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह हुआ और वो हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसके बड़े बड़े होंठ और नाक चपटी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मधु की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रानी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो भी मधु को उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊं? बताओ मधु, तुम्हारे लिए कौन सा रंग का ड्रेस लेकर आऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ? काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी। देखो माँ, रानी मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। रानी, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो माफी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी लोग मधु का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु कुछ बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मालती और गोपाल वहां आए और बोले, अरे देखो देखो, काली बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो अच्छे हैं, कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, फिर इन्हीं के झुंड में शामिल हो जाओ। हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही हो? मधु को जानवरों से बहुत प्रेम था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती तो कभी बिल्ली को दूध पिलाती। ऐसे ही एक दिन मधु सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने एक चिड़िया घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। मधु को उस पर दया आ गई। फिर फौरन उस चिड़िया को उठाकर वो अपने घर ले गई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो मधु उसे छोड़ने जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। ये देख मधु आश्चर्य से उस परी को देखने लगी। तभी परी बोली, मैं परी लोक की परी मीनाक्षी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। मीनाक्षी परी मधु को वो जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगा? अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ।
मधु ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई वो बहुत सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। मधु मन में बदले की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव पहुंची। तभी रास्ते में उसने देखा मालती सज धज कर अपने होने वाले पति सुरेश से मिलने जा रही थी। मधु उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। मालती पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बन जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने मसूरी जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ, मसूरी ही क्यों, और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह जाएंगे। मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। मधु एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। इस मालती ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर मधु जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर कहती है, मालती को 60 साल की बुढ़िया बना दो। मधु के इतना कहते ही मालती 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे, यहाँ अम्मा कहाँ से आ गई? मालती, कहाँ हो तुम? अरे सुरेश, मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालती। मैं एक बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। ये कहकर सुरेश बूढ़ी औरत बनी मालती को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सुरेश, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट आओ। ये हुई ना बात। इस मालती की बच्ची को तो सबक सिखा दिया, अब उस गोपाल की बारी है। फिर मधु गोपाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंची। गोपाल घर के हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी मधु चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, गोपाल को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गोपाल एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी मधु गोपाल की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी, जल्दी से बाहर आइए। देखिए, आपके घर में भिखारी घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में गोपाल की माँ कमरे से बाहर आई। अरे, भिखारी घर में कैसे घुस आया? चल जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देख मधु मन ही मन बहुत खुश हुई। गोपाल को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन रानी की बारी है। मधु जब घर पहुंची, रानी कमरे में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। अरे, आ गई तू? कहाँ थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रानी ने जैसे ही मधु को देखा वो हैरान रह गई। अरे, तू गोरी कैसे बन गई? बता मुझे। अभी बताती हूँ तुझे, रुको जरा। फिर मधु झट से जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली, जादुई लिपस्टिक, इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, रानी बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे, मेरे गोरे रंग को क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, एक एक करके मधु ने सबसे बदला लिया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन मीनाक्षी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? मधु पता नहीं कहां से जादू टोना सीखकर आई है। उसने मेरे बेटे को एक बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी मालती को एक बुढ़िया। अब उसकी शादी कैसे होगी? ये सुनकर परी बहुत क्रोधित हो गई और वो तुरंत मधु के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें अपने जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन मधु,
तुम्हारा ये तरीका गलत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक तुम्हें ये सोचकर दिया था कि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी। परी की ये बात सुन मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने परी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी, तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। उसके बाद परी जादुई लिपस्टिक के जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करते हैं और मधु से भी किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर परी लोग वापस लौट जाती है। वहीं मधु अपनी बहन रानी और माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।